कि एक टेस्ट दिया, दो टेस्ट दिए, तीन टेस्ट दिए और उसके बाद अपने नंबर को इंक्रीज करते हुए ले जाते हैं, उन बच्चों का सिलेक्शन होता है। कि मैंने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, पता चला कि मैंने पूरे 3 घंटे में सिर्फ 20 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो पर क्वेश्चन का एवरेज आप देखो कि क्या आ रहा है और कितना टाइम आप लगा रहे हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको भी अगर आप शिद्दत के साथ में करते हो तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो बहुत ही बेहतर होगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का खान सर के प्यारे से चैनल केजीएस जेईई में। मैं हूं जोगिंदर सिंह, आपका अपना मैथमेटिक्स कोच। तो वो जो आप लोगों के लिए एक धमाकेदार टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आ गया हूं, जो कि मुझे लग रहा था कि बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकती है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है ये वीडियो। क्योंकि मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है, क्योंकि बच्चों आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यार कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि तैयारी करने के बावजूद भी सिलेक्शन तो सिर्फ और सिर्फ 1% लोगों का होता है। यार इसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी होता है कि हमें टेस्ट पेपर देना नहीं आता, या फिर टेस्ट पेपर देने के बाद हम अपनी गलतियों को एनालिसिस नहीं कर पाते। ठीक है, तो जो बच्चे इस पॉइंट पर स्मार्ट हो जाते हैं कि एक टेस्ट दिया, दो टेस्ट दिए, तीन टेस्ट दिए और उसके बाद अपने नंबर को इंक्रीज करते हुए ले जाते हैं, उन बच्चों का सिलेक्शन होता है। लेकिन उसके पीछे का एक बहुत हिडन कॉन्सेप्ट यही है बच्चों कि यार मॉक टेस्ट, जो भी आप टेस्ट पेपर दे रहे हैं, चाहे वो पार्ट टेस्ट हो, फुल टेस्ट हो, उसकी एनालिसिस करके उसकी गलतियों को समझ के आप आगे बढ़े, तभी आपको फायदा होगा भाई। अगर आप पेपर देते रहोगे और उसकी एनालिसिस नहीं करोगे, उसके बाद क्या होना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगर आप इस चीज पर फोकस नहीं करोगे तो बच्चों वेरी सॉरी, रिजल्ट नहीं आ पाएगा, आप अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। देखिए, चाहे कोई पर्सन हो, आप स्टूडेंट हैं, चाहे कोई बड़ा आदमी हो या फिर कोई कंपनी को हैंडल कर रहा हो, हर कोई हर चीज का एक फीडबैक लेता है ना। आपसे भी पूछा जाता होगा, हमारे यहां से भी पूछा जाता होगा कि भैया फीडबैक दे दो अपना। ठीक है, तो फीडबैक किस लिए होता है वो बता दो। फीडबैक होता है इंप्रूवमेंट करने के लिए, कि हमें पता चल जाए कि अच्छा गलती यहां हुई है, इस पॉइंट पर गलती है, यहां कमी हो रही है, तो उससे क्या होगा कि आगे के टाइम में फिर से जब वो चीज रिपीट हो तो वहां पे वो गलती ना हो पाए। ठीक है बच्चों, तो मॉक टेस्ट एनालिसिस का सिनेरियो भी कुछ इसी तरीके का है कि हम क्या करते हैं, हम कोई चीज सीखते हैं, सीखने के बाद हम जब टेस्ट देते हैं तो वहां से हमें पता चलता है कि हमने जो चीज सीखी है वो कितनी हम सीख चुके हैं, हमने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट कितना आ रहा है। दैट इज मोस्ट 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 इंपोर्टेंट बच्चों। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस चीज पे काम करोगे तो विद इन 1 मंथ आप एक महीने लगातार पेपर दो और अपने मॉक टेस्ट की एनालिसिस के हिसाब से उसमें अपने अंदर बदलाव करते चलो और आगे की प्लानिंग उसके अनुसार बना के चलो, तो मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूं 2025 का जो जनवरी अटेम्प्ट होगा उसमें आपका रिजल्ट 100% आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, तो चलो अब क्या करेंगे, मॉक टेस्ट की एनालिसिस के बारे में समझते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कि हमें करना क्या है। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं कि भैया उससे मॉक टेस्ट के एनालिसिस से पहले से टेस्ट भी तो देने हैं, तो टेस्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो कि आप लोगों को वैसे तो अनाउंसमेंट मिल भी गई होगी कहीं ना कहीं से, बट मैं भी एक अनाउंसमेंट दे देता हूं कि खान ग्लोबल स्टडीज केजीएस की तरफ से एक रैंक बूस्टर टास्क सीरीज, वो भी बहुत ही कम प्राइस के अंदर आप लोगों के लिए अवेलेबल हो गई है। ये हमारे ऐप में अवेलेबल है, जहां पे आप टास्क सीरीज के फोल्डर में जाकर आप इसे इनरोल कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसके अंदर वहां पे सारा का सारा इसका शेड्यूल मिल जाएगा, कब से पेपर होंगे, कितने पार्ट टेस्ट होंगे, कितने फुल टेस्ट पेपर होंगे, उसमें सारा का सारा शेड्यूल लिखा हुआ है। मात्र 299। यार क्या ही आता है, एक पिज्जा आ जाता है ना, जब हम पिज्जा खाने जाते हैं, बर्गर खाने जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं ना, तो 299 में। तो ये मान लो अगर आप कहीं और कि हमने तो सिर्फ फलानी टेस्ट सीरीज ले रखी है, ढिकानी ले रखी है, ठीक है कोई बात नहीं, यहां पर और टेस्ट पेपर मिल रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं बच्चों से कि हमेशा टेस्ट पेपर के साथ हम फाइट करो। यार चैप्टर थोड़ा पढ़ लिया ना, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, आप उसके टेस्ट दो, 10 टेस्ट दे दो। मैं कह रहा हूं 10 टेस्ट देने के बाद वो जो टॉपिक पढ़ा है ना आपने, वो एकदम मजबूत हो जाएगा, आपका भयंकर तरीके से मजबूत हो जाएगा। और चैप्टर की मजबूती हमारे अंदर तभी फील होती है जब हम टेस्ट पेपर देते हैं। जब तक टेस्ट पेपर नहीं देंगे किसी भी टॉपिक का, है ना, या फिर किसी भी चैप्टर का, तब तक हमें फील ही नहीं होता है कि हमें वो चैप्टर मतलब परफेक्ट तरीके से आता है। समझे क्या बच्चों? ठीक है, तो ये एक अनाउंसमेंट था। तो भैया मान लो अब आपने टेस्ट दे दिया, ठीक है, कहीं से भी दे दो, यहां से भी आपके पास एक बढ़िया ऑप्शन है, वो भी बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस के अंदर। तो मान लो आपने क्या किया, टेस्ट दे दिया। ठीक है बच्चों,
अब टेस्ट देने के बाद सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है बच्चों, ध्यान देना, 1 बाय 1, ठीक है। आपने पेन कॉपी लेकर बैठना है। टेस्ट पेपर दे चुके हैं आप, 3 घंटे दे दिया पेपर आपने, खत्म कहानी। टेस्ट पेपर देने के बाद बच्चों आपने यहां जाना है, पहले नंबर पे आपने यहां पे देखना है अपना स्कोर क्या आ रहा है। सबसे पहले आपने अपने स्कोर को देखा कि कितने क्वेश्चंस सही हुए, कितने क्वेश्चंस गलत हुए और कितने क्वेश्चंस आपने छोड़े। मतलब आपने 3 कैटेगरी में बनाना है हम भैया, ठीक है। अटेम्प्टेड, स्किप्ड और रॉन्ग आंसर, ठीक है भाई, ये हो गया, टोटल हो गया। तो आपने अपना स्कोर जो है वो फाइंड आउट कर लिया पहले नंबर पे। स्कोर जब फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है, आपने स्कोर फाइंड आउट कर लिया है, अब उसके बाद जाना है आइडेंटिफाई वीक एरियाज। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी स्कोर आ रहा है, उसके बाद कई क्वेश्चंस गलत भी हुए हैं और कई क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो हमने छोड़ दिए थे। तो भैया अब आपने उनके एनालिसिस में यहां पे वीक एरियाज कि मतलब जो क्वेश्चन हुए ही नहीं और गलत हो गए, उन टॉपिक की एक लिस्ट बनानी है, ठीक है जी। वीक एरियाज को ढूंढना है और जिनके क्वेश्चंस हो गए थे, इजीली हो गए थे, उन्हें एक आप स्ट्रांग वाली पोजीशन में डाल दो कि भैया ये चैप्टर हैं जो क्वेश्चंस, इनके जो क्वेश्चंस थे वो मेरे से हो गए हैं और ये चैप्टर हैं, इनके क्वेश्चंस मेरे से नहीं हुए हैं। कहने का मतलब अपना स्ट्रांग एरिया और अपना वीक एरिया आपने यहां पे अलग कर लेना है दूसरे पॉइंट में, ठीक है। तो पहले स्कोर फाइंड आउट हो गया। अब अच्छा एक चीज और आती है, स्कोर में मान लो 300 में से आपके नंबर आ रहे हैं 30 या 50, तो डिमोटिवेट नहीं होना। आप ये मत सोचना अरे सर पेपर तो अभी नजदीक है, 1.5 से 2 महीने बचे हुए और मेरे तो नंबर अभी 300 में से 50 ही आ रहे हैं, मेरा तो क्या होगा। रोने मत लग जाना यार, ठीक है, रोना बिल्कुल मना है, ठीक है भाई। चाहे नंबर कुछ भी है, अरे प्लान ही क्यों बता रहे हैं, आपके नंबर को बूस्ट करने के लिए तो प्लान बता रहा हूं, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, जो भी नंबर है ठीक है एज इट इज। अब वीक एरिया फाइंड आउट कर लिए कि ये टॉपिक है जहां पे आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो या फिर मेरे से आ ही नहीं रहे थे इस चैप्टर के क्वेश्चन, लिस्ट अलग कर दी। लिस्ट अलग करने के बाद अब आपने आना है तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आना है कि क्वेश्चन वाइज, है ना, आप जब क्वेश्चन कर रहे थे तो आपकी परफॉर्मेंस क्या थी। मतलब आप जब एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे थे तो आपने उस क्वेश्चन को कितने मिनट दिए। मतलब आप जब भी मॉक टेस्ट दोगे तो घड़ी लेकर बैठोगे, ठीक है, और घड़ी लेकर बैठोगे और आप ये इस बात की पूरी एनालिसिस करोगे कि कितना क्या टाइम लग रहा है। एंड जब अब तो क्या है कि पेपर भी हमारा ऑनलाइन है तो उसके अंदर दिख भी जाता है कि आप किस क्वेश्चन पर कितना टाइम बिता रहे हो, ठीक है। तो एनालिसिस वहां पर ऐप के अंदर भी आ ही जाती है मोस्ट ऑफ द जगहों पर, ठीक है। तो यार यहां पे क्या हो गया, एनालिसिस क्वेश्चन वाइज परफॉर्मेंस निकाल ली। मान लो किसी क्वेश्चन में आपने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया तो आपने इस चीज का आगे ध्यान रखना है कि यार किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को बहुत ज्यादा एक्सेस में टाइम मुझे नहीं देना है, ठीक है। तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको भी लिख लेना है कि यार आपने क्या गलती की। मतलब आप कंप्लीटली अपनी मिस्टेक्स लिख रहे हो, है ना। मिस्टेक्स में ये हो सकता है कि अरे यार मैं तो केमिस्ट्री में ही ज्यादा टाइम दे गया, मैं तो पता चला कि 1 घंटा 15 मिनट तो मैं केमिस्ट्री सॉल्व कर रहा था, तो मामला गड़बड़ होने के चांसेस तो पूरे हैं। फिजिक्स में भी मैं ज्यादा टाइम ले गया, लास्ट में मैंने मैथ्स बचा के रखा था तो मैथ्स के लिए मेरे पास आधा घंटा ही बचा, ठीक है। तो ये यहां पे बेटा टाइम मैनेजमेंट का आपने परफॉर्मा बनाना है कि जो आपने टेस्ट पेपर दिया उसमें आपने फिजिक्स को कितना टाइम दिया था, केमिस्ट्री कितना दिया था। अच्छा पर क्वेश्चन आपने कितना टाइम दिया था कि मैंने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, पता चला कि मैंने पूरे 3 घंटे में सिर्फ 20 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो पर क्वेश्चन का एवरेज आप देखो कि क्या आ रहा है और कितना टाइम आप लगा रहे हो, ठीक है भाई। तो ये वाला परफॉर्मेंस वाला मैटर करना है, मतलब यहां पे देख लेना है। आइडियल मैं बता देता हूं, आइडियल क्या होना चाहिए। आइडियल ये होना चाहिए बच्चों कि मैंने हर बार बच्चों को बताया भी ये क्लासेस के अंदर, मे भी आप लोगों को पता होगा वैसे, कि केमिस्ट्री में हम 18 क्वेश्चन के आसपास जाएंगे और फिजिक्स में हम 15 क्वेश्चन के आसपास जाएंगे एंड मैथ्स में हम 12 क्वेश्चन के आसपास जाएंगे, है ना। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड मैथ्स, है ना। आपने इस सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट करके चलना है। ये एक आइडियल रहेगा जहां पे आपको एक अच्छा एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा। तो कितना बन रहा है ये, 18 2 20 30 40 45, मतलब 45 क्वेश्चंस हो पा रहे हैं 3 घंटे में, 45 क्वेश्चन हो पा रहे हैं ना, तो काफी सही स्कोर है। मतलब एक पर क्वेश्चन भी आप 4 से 5 मिनट दे रहे हो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है भाई। और अगर आप यहां पे देखो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 5 चौके 20
यहां पर आ चुका है 4 चौक 16, 17, 18। आप देखो बेटा कितना आ रहा है, 140, 180 आ रहा है। ओए होए होए होए, 180 पे तो एनआईटी वेलकम करेगा आपका। समझ में आई क्या बात? तो ये एक आइडियल परफॉर्मेंस रहने वाली है कि आपने जब भी मॉक टेस्ट देना है तो ये मिनिमम पैरामीटर सेट कर लो कि यार मुझे मिनिमम इस पे तो जाना ही जाना है। तो जब तक जनवरी का पेपर नहीं हो जाता उससे पहले तक मुझे अपनी परफॉर्मेंस को इस पैटर्न पर सेट करना है। ठीक है, तो ये टाइम मैनेजमेंट को लेकर आपने सेट कर दिया। ठीक है भाई, यस सर। अब यहां पर भी ये चीज कि ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन को आपने 4 मिनट दे देने हैं। 18 क्वेश्चन आपने 40 मिनट के अंदर करने हैं, ऐसा भी ध्यान रखना। 18 क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे हमें कम टाइम देना है, फिर यहां थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। मैथ्स के 12 क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है, 1 से सवा घंटा लगने वाला है। ठीक है, तो बेटा ये टाइम मैनेजमेंट आइडियल मैंने आपको बता दिया। अब आपने अपना लिखना है कि आपने क्या किया, और उसको अगले पेपर में जो मैंने आइडियल दिया है आपको, उस आइडियल के हिसाब से अपने आप को बदलना है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया क्वेश्चन वाइज, पेपर वाइज होगी, परफॉर्मेंस होगी। अब आपने चौथे नंबर पे जाना है कि जो क्वेश्चन गलत हुए थे उनकी मिस्टेक कहां हुई थी, तो मिस्टेक्स को कैटेगराइज करना है आपने। ठीक है, मिस्टेक्स को कैटेगराइज करके क्या क्या करना है, देखो कि भैया मेरे से सिली मिस्टेक्स हो गई थी कि मुझे ये क्वेश्चन आता तो था, जो रॉन्ग क्वेश्चन हुए उनको पकड़ के लेना है। यार आता तो था लेकिन मेरे से यहां सिली मिस्टेक्स हुई थी, मतलब मैं उसको पॉजिटिव कंसीडर कर सकता हूं, अच्छी बात है, मैं खुश हो सकता हूं कि नहीं यार ये होता तो मेरे नंबर थोड़े से और बढ़ जाते। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट की मिस्टेक होगी। एक तो ये कॉन्सेप्ट में ये 2 कैटेगरी बना ले कि मेरे से आता ही नहीं था, तो वो तो बी के एरियाज में डाल दो अलग कि आता ही नहीं है, खत्म बात होगी, उसे तो हाथ ही नहीं लगाना। देखिए जो गलत हुए उनके लिए ये सिर्फ, ठीक है ना। अच्छा, कॉन्सेप्ट में गड़बड़ कर दी, कॉन्सेप्ट थोड़ा गलत लगा दिया, ये नहीं ये लगाना था। ठीक है भाई, सिली मिस्टेक्स का फंडा क्लियर है कि छोटी सी मिस्टेक, कॉन्सेप्ट सही कर रहे थे लेकिन आपने प्लस माइनस गलती कर दी, आपने कॉन्सेप्ट ही गलत लगा लिया। ठीक है, इस वजह से गलत हो गया। उसके बाद तीसरा कि मैं टाइम मैनेजमेंट मैं करता गया और बहुत ज्यादा टाइम लग गया उसमें, और ज्यादा टाइम लगने की वजह से फिर मैंने छोड़ दिया उस क्वेश्चन को कि यार बहुत लंबा जा रहा है क्वेश्चन, चला जा रहा है ना, तो टाइम मैनेजमेंट का गड़बड़ की वजह से, हड़बड़ी की वजह से मैंने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया, वरना मेरे से आता था। मतलब इस तरीके से आपने अपनी मिस्टेक्स को कैटेगराइज करना है। और भी कोई मिस्टेक्स जो आपसे हो रही है और आपको लगता है कि नहीं है ये भी मैं कैटेगराइज कर सकता हूं लिस्ट बनाते टाइम, तो वो भी आप यहां पे कर सकते हो। तो बेटा बस इतनी सी ही चीजें हैं, बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है। करना आपको ही पड़ता है, छोटी छोटी बातें होती हैं, है ना। कहते ना कि कोई बड़ा आदमी जो है वो बहुत बड़े बड़े काम नहीं करता, बहुत बड़े बड़े काम नहीं करता, वो छोटे काम को भी बड़े तरीके से करता है ना, शिद्दत से करता है छोटे से भी काम को। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको भी अगर आप शिद्दत के साथ में करते हो तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो बहुत ही बेहतर होगा। अब क्या करना है, जब ये सारी चीजें हो गई, जहां गलती आपको पता चल गई, अब आपने इन गलतियों को सुधारने के लिए अपना एक इंप्रूवमेंट प्लान बनाना है कि यार जो मैं कल से फिर से एक मॉक टेस्ट दूंगा तो उसके अंदर ये गलतियां मैं नहीं करूंगा। नेक्स्ट डे आप जब दूसरा मॉक टेस्ट दे देंगे तो उस मॉक टेस्ट को देने के बाद फिर से आपने बच्चों पूरा का पूरा प्लान फिर से उठाना है और फिर से करना है। मतलब डेली 3 घंटे का एक पेपर, 3 घंटे के एक पेपर के बाद आपने 1 घंटे बैठ के ये सारी चीजों पे प्रॉपर मंथन करना है। अगर आप इन पे मंथन कर रहे हो, विचार कर रहे हो और अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर रहे हो, उसके बाद नेक्स्ट जब पेपर देने जा रहे हो तो आपके दिमाग में मिस्टेक्स पता है कि यहां गलती हो सकती है और इस टेस्ट पेपर में वो गलती नहीं करूंगा और इस स्कोर को अचीव करने की मैं कोशिश करूंगा, तो धीरे धीरे कुछ ही दिन ऐसे होंगे, 10 से 15 टेस्ट पेपर देते देते आपको एक आदत हो जाएगी पेपर देने की। और मैं तो बच्चों से यही कहूंगा कि यार आदत डालो पेपर देने की, क्योंकि जो पेपर होने वाला है उस टाइम पे जाते टाइम आपको एक कॉन्फिडेंस हो कि यस मैं 3 घंटे को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता हूं और जब मैं पेपर देता हूं तो इतने क्वेश्चंस तो मेरे से हो ही जाते हैं, मतलब 45 क्वेश्चंस तो मैं अच्छे तरीके से कर ही देता हूं। और ये कॉन्फिडेंस जब आप लेकर जाओगे तो ही बच्चों आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आप बिना कॉन्फिडेंस के पेपर देने जाओगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि पेपर आपका अच्छा होगा, हो सकता है हड़बड़ी और डिप्रेशन की वजह से आप उस पेपर को आता हुआ भी गड़बड़ कर दे। ठीक है बच्चों, तो अच्छे तरीके से पेपर की एनालिसिस करना सीख लो, ठीक है, और करना शुरू भी कर दो अगर आप नहीं करते हो अभी तक तो। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय।